हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्विक रिवीजन सीरीज़ का सिक्स लेक्चर और 6 चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशन ऑफ देखो डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी, इस पे अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। उसके बाद डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होगी तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। उसके अगर रिएक्शन होगी, अगर डेल्टा जी इक्वल टू हो गया 0 तो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो जब डेल्टा जी 0 होगा तो ये एक्शन जो इक्विलिब्रियम पे होगी। अब पढ़ते हैं इस इक्विलिब्रियम के टाइप्स। इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं, एक तो होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दो टाइप्स का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ले लो, बुक ऑन ए टेबल। दूसरा है लाइक फ्रूट एक मिनट इन बकेट, फ्रूट्स इन बास्केट। देखो ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा, और डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है उसमें मोशन हो रहा है। देखो इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी जो आपका कंपाउंड है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा होगा, जैसे H2O सॉलिड, क्या बर्फ, और वो जा रही है H2O लिक्विड में। ठीक है, और दूसरा है इसका फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें है आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। रिएक्शंस होती हैं दो टाइप की, पहला है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, देखो फर्स्ट है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें कि प्रोडक्ट एक तो हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया, और प्रोडक्ट जो वो भी रिएक्टेंट में आ जाए उसे बोलते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। दूसरा
प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट्स। देखो ये जो रिएक्शन ये है ऑलवेज एट इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहती है। दूसरा इट नेवर कंप्लीट। चौथा है इसका इट टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर्स। एग्जाम्पल ले लो, जैसे CaCO3 एक रिएक्शन है, CaO प्लस CO2, ये हो रही हो इस क्लोज कंटेनर में, तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरा है, अब इसमें इरिवर्सिबल में क्या आएगा, प्रोडक्ट कैन नॉट बी converted into reactant. It is in equilibrium only at initial and final position. It is almost complete. It takes place in open कंटेनर। इसका ले लो रिएक्शन का यही एग्जांपल ले लो, लेकिन ओपन कंटेनर में करवा दो। CaCO3 gives CaO plus CO2 गैस। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जांपल और दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कर लिया नोट? ओके। एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, CH3COOH प्लस में NaOH गिव्स CH3COONa प्लस H2O। एक तो ये दे दिया, दूसरा लेते हैं NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl plus H2। और इरिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया हमने HCl और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया NaOH gives NaCl plus H2। ठीक है, ये देखो कंप्लीट। इसके बाद आता हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम, कोई भी एक रिएक्शन है इन इक्विलिब्रियम। देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी और साथ ही साथ में बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, फॉरवर्ड रेट क्या आएगा आपका KF इंटू रिएक्टेंट लिख दो, या फिर यहाँ पे R और P ले लेते हैं। ठीक है, ये R से हो गया रिएक्टेंट और P से हो गया प्रोडक्ट। जो फॉरवर्ड रेट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है KF इंटू R, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा KB इंटू P। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो फॉरवर्ड रेट है वो बैकवर्ड रेट के बराबर होता है। रख दो बराबर, KF
रिएक्टेंट इज इक्वल टू के बी प्रोडक्ट। अब देखो के एफ बाई के बी क्या होता है, के एफ बाई के बी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगले में आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ बाई के बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट रिएक्टेंट। हो आया समझ? ठीक है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा आगे ग्राफ्स। फर्स्ट है जो देखो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन ना वो प्रोडक्ट से ज्यादा हो, मतलब प्रोडक्ट कम बना हो, ये होगा टाइम, ये हो गया कंसंट्रेशन। देखो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो, रिएक्टेंट अपनी पीक पे इनिशियली और प्रोडक्ट है 0 पे। अब प्रोडक्ट हुआ बनना शुरू, लेकिन बना कितना, थोड़ा, ठीक है, और रिएक्टेंट ने कम, रिएक्टेंट बच गया ज्यादा, ये है, ये लिख दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। और के इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1, क्योंकि जो के इक्विलिब्रियम होता है वो होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट कम हुआ तो ये 1 से कम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा केस इसका। दूसरा केस है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेस देन होती है प्रोडक्ट के। कंसंट्रेशन और टाइम। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बन गया, प्रोडक्ट यहां से चला, वो बना ज्यादा, और जो रिएक्टेंट था वो चला यहां से, और वो क्या हो गया, कम, ये हो गया आर, ये हो गया पीक, और ये हमारा जिस टाइम रिएक्शन आई इक्विलिब्रियम पे। तो इसमें क्या होगा, जो के इक्विलिब्रियम होगा वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब इसमें प्रोडक्ट ज्यादा है तो के इक्विलिब्रियम कितना होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब आएगा तीसरा ग्राफ इसका, इसमें होता है रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये आ गया कंसंट्रेशन इस एक्सिस पे ले लिया माना, और टाइम ले लिया इस एक्सिस पे। अब देखो प्रोडक्ट बनना यहाँ से शुरू होगा और रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट में बदलना शुरू होगा, प्रोडक्ट यहाँ से बनना शुरू और रिएक्टेंट खत्म होना, और एक टाइम ऐसा आएगा ये सेम हो जाएंगे और सेम ही रहेंगे, ठीक है। ये है हमारा टी इक्विलिब्रियम, आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो जो के इक्विवेलेंट होगा इस केस में वो होगा 1, ठीक है। अब आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें फर्स्ट है जो इक्विलिब्रियम होता है एट, एक मिनट, इक्विलिब्रियम is attained in reversible reactions, reversible reaction। और क्या देखा था हमने, पहले पढ़ा था एट इक्विलिब्रियम जो रेट होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का वो इक्वल होगा बैकवर्ड रिएक्शन के। दूसरा इक्विलिब्रियम is affected by, equilibrium is affected by measurable quantities like number of moles, pressure, volume, temperature, density, etc. but
it alters only time. After some time equilibrium is attained again. ठीक है, अब आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट can't change by changing measurable quantities like number of moles, volume, pressure, temperature, etc. because जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना आपका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर. ठीक है, अब आता है लास्ट पॉइंट. कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट equilibrium constant. It change only time of equilibrium attain. ठीक है, देखो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, इसमें भी दो टाइप के, पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट. पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा वो जल्दी इक्विलिब्रियम को अटेन करवाएगा, तो डिक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम. दूसरा आता है नेगेटिव. ये क्या करेगा, रिएक्शन को कर देगा स्लो और इक्विलिब्रियम अटेन होने के टाइम को बढ़ा देगा. इंक्रीज टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम. ठीक है, अब आते हैं एक्टिव मास. एक्टिव मास हम किसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, एक्टिव मास इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन और फॉर गैस एक्टिव मास इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस. ठीक है, ये आपको समझ में आया एक्टिव. ठीक है, एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट हो गया आपका. अब आता है लॉ ऑफ मास एक्शन. देखो एक रिएक्शन है हमारे पास N1A प्लस N2B, ये है इक्विलिब्रियम पे, और M1C प्लस M2D. अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनका, जो एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और उसके ऊपर उसका पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट. ठीक है, ऐसे ये आ गया. दूसरा अब आएगा रेट ऑफ बैकवर्ड, तो C का पावर ये प्रोपोर्शनल टू C का पावर M1 और D का पावर M2. अब प्रोपोर्शनैलिटी काटेगा साइन. RF इज इक्वल टू KF, ये आ गया
रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, ए की पावर n1 बी की पावर n2, ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आ गया के ऑफ बैकवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सी की पावर m1 डी की पावर m2, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम आर फॉरवर्ड, तो आर फॉरवर्ड इज इक्वल टू आर बैकवर्ड। अब रख दें हम इनको इक्वल, के एफ ए की पावर n1 बी की पावर n2 इज इक्वल टू के बी सी की पावर m1 डी की पावर m2, ठीक है। अब निकालते के एफ बाई के बी, उससे क्या होता है, के एफ बाई के बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। करते हैं इसको, ऊपर से थोड़ा रब कर रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। अब आएगा जो के एफ बाय के बी है वो आएगा सी की पावर m1 डी की पावर m2 अपॉन ए की पावर n1 और बी की पावर n2, और के एफ बाई के बी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। ये आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और ऊपर क्या है देखो m1 प्लस n2 और नीचे है n1 प्लस n2, तो देना अभी m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। देखो ये होगी जो प्रोडक्ट थे ना उनके स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट, और ये हो गए जो रिएक्टेंट थे उनके स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। प्रोडक्ट के स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट का सम माइनस रिएक्टेंट के स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट का सम, ठीक है। ये आ गई आपकी यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम। अब अगर रिएक्शन हो गैसियस, ठीक है, उतार लिया, उतार लेना साथ के साथ, मैं अब कर रहा हूं रब। देखना फॉर गैसियस रिएक्शंस, यही ले लो n1a n2b हाँ n1 n2 ये m ले लो m1c प्लस m2d। देखो ये सब गैसेस में, सारे जो जितने भी है ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सब गैसियस स्टेट में है, ठीक है। इनके लिए जो के इक्विवेलेंट होगा वो होगा, इनकी कंसंट्रेशंस की जगह हम इनका प्रेशर ले लेंगे। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल टू सी की प्रेशर ऑफ सी की पावर m1 प्रेशर ऑफ डी की पावर m2 बाय प्रेशर ऑफ ए की पावर n1 और प्रेशर ऑफ बी की पावर n2, ठीक है। और यूनिट आएगी आपकी, यूनिट इज इक्वल टू, यूनिट आएगी इसकी ATM डेल्टा NG, और डेल्टा NG हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट, ठीक है। ये आ गया आपका डेल्टा NG। अब पढ़ेंगे हम KP और KC में रिलेशनशिप, ठीक है। ये आ गया। relationship between Kp and Kc, ये है आपका Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा G, ठीक है। इसमें हम जो देखो अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 1 होगा
तो के पी ग्रेटर देन के सी। लेकिन अगर डेल्टा एन जी होगा लेस देन 1 तो होगा के पी लेस देन के सी, और अगर डेल्टा एन जी होगा 0 के इक्वल तो के पी हो जाएगा के सी के इक्वल। देखो अब है आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 0.082 एटीएम पर लीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं इसके 2-3 एग्जाम्पल पे इस रिलेशन के। एग्जाम्पल है 2HI गैस H2 गैस प्लस में I2 गैस। अब देखो डेल्टा एन जी फाइंड करो। डेल्टा एन जी बताया था ना क्या क्या होता है, क्या होता है। 2 ही तो यहाँ पे गैसियस मोल्स हैं और 2 मोल यहाँ पे है, तो ये आ गया 0। तो Kp इज इक्वल टू, देखो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। RT की पावर डेल्टा एन जी मतलब 0 हो गई, तो RT हो गया 1। ये पूरा जो फैक्टर ना इतना RT की पावर डेल्टा एन जी हो गया 1, तो Kp इज इक्वल टू Kc। ये आ गया हमारा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है इसका PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव PCl5 गैसियस। डेल्टा एन जी है 1 - 2 -1, और Kp जो होगा देखो इससे क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -1। Kc के डिवाइड में आ जाएगा RT, तो Kp कितना होगा, Kp इज लेस देन Kc। ठीक है, हो गया। ओके, अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका CH3COO CH3COO C2H5 C2H5 प्लस H प्लस CH3COH CH3COOH प्लस C2H5OH। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन KF दे रखा है हमको 4 × 10 की पावर -2, 4 × 10 की पावर -2, और हमको बैकवर्ड रिएक्शन के लिए दे रखा है KB 2 × 10 की पावर -1। हमसे पूछा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो हमें पता है जो K इक्विलिब्रियम होता है वो होता है KF/KB। KF कितना दे रखा हमको 4 × 10 की पावर -2, और हमारा KB कितना है 2 × 10 की पावर -1। इससे ये गया एक, इससे कट गया 2 पे, तो K इक्विवेलेंट आ गया हमारा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखना। N2 प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 gives 2NH। Kp is equal to 2 into Kp is equal to 2 into 10 की पावर 5 ATM - 2 10 की पावर 5 ATM - 2। find Kc at 300 केल्विन। 300 केल्विन। देखो हमारे पास फॉर्मूला था Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, देखो यहां पे जो Kp है ना वो ATM में दे रखा है, तो R की वैल्यू पुट करनी है ATM में। Kp की जगह हमने पुट किया 2 × 10 की पावर 5 इज इक्वल टू Kc निकालना हमको
आर कितना है इसमें, आर की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, अगर एटीएम में है तो 0.082 इंटू टेम्परेचर देकर 300, डेल्टा एन जी 2 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। के सी बाई 2 0 से ये पॉइंट यहाँ पे गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जो 6, 3 8 जा 24 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5, तो के सी आ जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12 9 4, ये आ गया 10 की पावर 5, के सी इज इक्वल टू 4.92 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। अब आपका आता है एक स्पेशल केस, स्पेशल केस, यहां पे आपको स्पेशल केस करा दो, यहां पे इसका न्यूमेरिकल। देखो हमारे पास था के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। अब इसमें ले लेते हैं हम लोग के पी, नहीं पहले यहाँ पे के पी बाय के सी इज इक्वल टू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, दोनों तरफ लिया लोग के पी बाय के सी इज इक्वल टू, इसमें लोग लिया तो डेल्टा एन जी आ गया, आगे डेल्टा एन जी लोग आर टी, तो इसे ले आएंगे यहाँ पर, दिया आएगा लोग के पी बाय के सी माइनस डेल्टा एन जी लोग आर टी इज इक्वल टू 0। अब इस पे है एक क्वेश्चन देखेंगे अभी हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन log Kp by Kc log Kp by Kc plus log RT is equal to 0। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है H2 plus I2 2HI गैस, दूसरा दिया गया हमको PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस gives PCl5 गैस, N2 गैस प्लस N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 2NH3 गैस, और फोर्थ ऑप्शन है 2NH3 गैस gives N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है। देखना अभी सॉल्यूशन, देखो ये दे रखा log Kp बाई के सी प्लस log RT इक्वल टू 0, हमारा क्या था log Kp के सी माइनस डेल्टा एन जी log RT इक्वल टू 0, यहाँ पे करना है प्लस, बाकी सब रखना है सेम। तो डेल्टा एन जी जिसका -1 होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या log Kp बाई के सी प्लस log RT इक्वल टू 0, जो कि हमें यहाँ चाहिए था। तो जिसका डेल्टा एन जी -1 आएगा वो है आंसर। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 - 2 0, सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं डेल्टा एन जी इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट का जो है नंबर ऑफ गैसेस मोल्स वो 1 और इसका है 2, तो 1 - 2 -1, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, हमारा आंसर गया है आ, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आया समझ? देखो अब एक और इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस ये लिख दो, सेकेंड स्पेशल केस है इसका। हमने क्या पढ़ा था, Kp इज इक्वल टू Kc
RT की पावर डेल्टा NG। अब देखो अगर टेम्परेचर 1/R हो जाए, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/R, तो क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू KC R इंटू 1/R की पावर डेल्टा NG। तो ये R से R गया 1, 1 की पावर कितनी भी हो वो होता है 1, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, Kp इज इक्वल टू KC, ठीक है। ये इसका दूसरा स्पेशल केस था। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट। फर्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। देखो कोई रिएक्शन ये है A गिव्स B, उसका जो K इक्विलिब्रियम है वो है K, ठीक है। तो जब हम इसको कर देंगे रिवर्स, तो K इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज K इक्विलिब्रियम डैश इज इक्वल टू 1/K, ठीक है। दूसरा आता है स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट। स्टोइशियोमेट्रिक कांस्टेंट में क्या होगा, देखो जैसे है आपका A गिव्स B और K इक्विलिब्रियम इसके लिए है आपका K, तो हम लेते हैं देखो 2A गिव्स 2B, तो यहां से K इक्विलिब्रियम डैश क्या आएगा, K का स्क्वायर। यहां कर दें हम हाफ A गिव्स हाफ B, K इक्विलिब्रियम डैश क्या आएगा यहाँ पे, K की पावर हाफ, ठीक है। तीसरा आता है मल्टीपल रिएक्शन। मल्टीपल रिएक्शन होता है जैसे A गिव्स B और C गिव्स D, ये 1 है ये 2 है। एक बार करते हैं हम जोड़, 1 + 2, इसका जो है K इक्विलिब्रियम है K1 और इसका है K इक्विलिब्रियम K2, ठीक है। तो 1 + 2 आएगा A + C गिव्स B + D, तो इसका K इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों को प्लस किया तो K1 × K1 K1 × K2 K1 × K2, ठीक है। और अब करेंगे 1 में से 2 माइनस, तो ये आएगा A प्लस, माइनस कर देंगे तो ये आएगा A + D गिव्स B + C, और जो इसका K इक्विलिब्रियम आएगा वो आएगा K1/K2, ठीक है। अब देखो फोर्थ, मल्टीप्लाइंग विद एन इंटीजर। देखो भाई मल्टीप्लाई कर दिया, A गिव्स B था, अब क्या होगा NA गिव्स NB, तो K इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, K से K की पावर N, ठीक है। ये फैक्टर अफेक्टिंग जो रेट कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया समझ, ठीक। हाँ, एक टॉपिक अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको डिनोट करते हैं हम अल्फा से। देखो अल्फा होता है x, मान लो एक रिएक्टेंट है तो उसका थोड़ा सा टुकड़ा टूट के प्रोडक्ट बना, तो जो प्रोडक्ट बना ना, जो रिएक्टेंट में छोटा सा टुकड़ा टूटता है वो हम लेते हैं x,
और A होती है उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो अल्फा आ गया x बाई ए, और अल्फा परसेंट आएगा x बाय ए इंटू 100। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। A gives to B, देखो ये इनिशियली है x, इनिशियली रखिए A, अब इसका टूटा कुछ भी x पार्ट, तो यहां पे कितना बना, यहां पे बना 2x। देखो 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो x मोल बनाएगा 2x मोल। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे, इसे मिटा देता हूं, लिख तो लिया होगा। दूसरा एग्जांपल है 2a gives 2b। 2a gives 2b में देखना आप, इनिशियल है a, इसकी है 0। अब देखो a में से गया x, अब देखो 2 मोल्स बना रहा है इसका 2 मोल, तो 1 मोल कितना बनाया 1 मोल, और x मोल कितना बनाएंगे इसका x मोल एट t इक्वल टू 0, और ये किसी टाइम इंटरवल पे t इक्वल टू t। ठीक है, थर्ड है a 2a gives b। अब देखो a है इसका इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे है a, और t इक्वल टू t पे है, इसमें से कुछ x गया। अब देखो 2 मोल 1 मोल को फॉर्म कर रहे हैं, 1 मोल आधे मोल को करेगा, और x मोल x बाई 2 मोल्स को करेगा फॉर्म। ठीक है, देखते हैं एक लास्ट एग्जांपल बढ़िया सा है। 2a प्लस 3b gives c प्लस 5d। देखना विद रिस्पेक्ट टू ए लेते हैं हम इसको, विद रिस्पेक्ट टू ए की जो इनिशियल थी ना वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन की वो थी a। अब देखो a में से टूट गया x, अब 2 मोल जो थे b के 2 मोल a के 3 मोल तो b के साथ रिएक्ट करते थे। a का 1 मोल कितने के साथ करेगा 3/2, और x मोल कितने के साथ करेगा 3/2x, 3/2x। अब देखो a के 2 मोल c का 1 मोल फॉर्म करते थे, और अब a का 1 मोल कितना करेगा 1/2, और x मोल x/2। देखना जो a के जो 2 मोल है वो d के 5 मोल फॉर्म कर रहा है, 1 मोल a कितना फॉर्म करेगा 5/2 मोल ऑफ d, और x मोल कितना करेगा 5/2 इंटू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू b, विद रिस्पेक्ट टू b कैलकुलेट करेंगे अब हम b के, अब मान लो b के a मोल। ठीक है, एट यहाँ पे ले लो एट t इक्वल टू 0, b के मान लिए a, और a के हो गए 0, c के भी 0, d के भी 0, एट t इक्वल टू t पे कितना होगा, मान लो a में से गया x। ठीक है, y ले लो कोई नहीं। देखो 3 मोल जो है a के 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और 1 मोल कितने के साथ कर रहा है 2/3, और y 2/3y। ठीक है, और c 3 मोल c का 1 मोल फॉर्म कर रहे हैं, तो y 1 मोल कितना करेगा 1/3, और y कितना करेगा y/3। देखना अब जो 3 मोल्स हैं वो 5 मोल्स फॉर्म करते हैं, और 1 मोल ऑफ भी फॉर्म करता है 5/3 मोल्स, तो y मोल्स कितना करेंगे 5/3y। आया समझ? ठीक है, अब करते हैं इस पे क्वेश्चंस। The question है A gives to B gas plus 3C gas if B equivalent B at equilibrium, concentration B at equilibrium is half of concentration of C at equilibrium। ठीक है, then C becomes how much times of concentration of C।
ठीक है, देखो देन हमें फाइंड करना है, ये फाइंड जो C की जो इक्विलिब्रियम पे है वो C की हाउ मच टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ C। अब देखना, हम लिखते हैं इसका रेट लो इक्वेशन। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो रहेगा सेम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू थी आपकी पहले तो प्रोडक्ट। अब देखो मैंने बताया था कि जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन हम लिखते हैं 1, ठीक है। तो आएगा हमारा B की स्क्वायर C का क्यूब गिव्स B डैश का स्क्वायर C डैश की क्यूब। हमें निकालनी है C डैश, ठीक है। अब देखो B का स्क्वायर C का क्यूब, B की कितनी वैल्यू दे रखी है C/2 का होल स्क्वायर, और ये आ गया C डैश क्यूब, ठीक है। अब देखो B स्क्वायर ये आएगा यहाँ पे B की जो है B हाफ, ठीक है। अब B के स्क्वायर से B का स्क्वायर गया, और जो C डैश का क्यूब है वो आएगा 4 इंटू C का क्यूब। C डैश इज इक्वल टू 4 की पावर 1/3 इंटू C, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्वेश्चन। FeOH thrice gives Fe3 plus aqueous plus 3OH minus plus 3OH minus aqueous, ठीक है। At equilibrium constant of OH minus concentration of OH minus is decrease up to 1/4 times, decrease up to 1/4 times then concentration of Fe3 plus ions is increase up to, इसमें दे रखे हैं ऑप्शंस भी 16 टाइम्स 1/16 टाइम्स 16 टाइम्स, दूसरा है 1/16 टाइम्स, तीसरा है 64 टाइम्स, और लास्ट ऑप्शन कितना है इसका 1/64 टाइम्स 1/64 टाइम्स, ठीक है। देखना सबसे पहले ये लेते हैं पहले का एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिक्रीज अप टू, देखो सबसे पहले लेते हैं ये वाला Fe3 प्लस OH माइनस पावर क्यूब। अब ये लेते हैं इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम क्या आ गया Fe3 प्लस जो डैश है इसका, इसकी पावर इस डैश, और ये OH माइनस डैश की पावर 3। OH की जो इक्विलिब्रियम पे ये आई ना, ये 1/4 हो चुकी है, ठीक है। Fe3 प्लस, तो ये आएगा OH माइनस 3, ये है Fe3 प्लस डैश, ये देखो OH माइनस डैश की जगह लिख देंगे OH/3 का क्यूब। देखो OH/4
1/4 हो गई थी ना। अब OH क्यूब से OH क्यूब गया और 4 का क्यूब आया 64। तो देखना Fe3+ जो आई इक्विलिब्रियम पे 64 इंटू Fe3+। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब करते हैं थोड़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका ये अभी, A gives to B, A gives to B plus C if initial moles of A are 10 and at equilibrium 6 moles of A are dissociated to form product, then find degree of dissociation। दूसरा total moles at equilibrium, अब इसको करते हैं सोल्व। A gives 2B plus C। देखो इनिशियली इसके थे 10 मोल्स और इनके थे 0 0। अब देखना इक्विलिब्रियम पे 6 मोल डिसोसिएट हो गए, 10 - 6। ठीक है, और देखो A का 1 मोल B के 2 मोल फॉर्म करता है। तो A के गए थे 6 मोल, 6 मोल ने कितना फॉर्म किया होगा? 12 मोल्स ऑफ B। और A का 1 मोल C का 1 मोल फॉर्म करता है, तो 6 मोल्स ऑफ A करते हैं C के 6 मोल्स फॉर्म। ठीक है, अब देखना फर्स्ट नीड पहले आएगा हमारा सेकंड का, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। देखो 4 + 12 + 6 18 और 4 22। और जो फर्स्ट था हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा आता हमारे पास x/a। x कितना है? 6 और a कितना है? 10। ये आएगा 0.6। और अगर पूछ ले अल्फा परसेंटेज, तो x/a इंटू 100। x/a कितना है हमारा? 0.6 इंटू 100। अल्फा परसेंटेज है 60%। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो यह आएगा एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। देखो फर्स्ट है टू फाइंड, टू प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, कोई भी देखो एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। देखो जो प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्टेंट जो है वो जल्दी रिएक्ट करे और प्रोडक्ट फॉर्म करे। प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है ना प्रोडक्ट का, वो ज्यादा होगा।
लेकिन अब दूसरा केस लेते हैं, रिएक्टेंट है मोर स्टेबल प्रोडक्ट से, तो भाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा, या अपनी स्टेबल फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, अब देखो के इक्विलिब्रियम अगर होता है ग्रेटर देन 1 तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऊपर है तो अगर ग्रेटर देन 1 तो प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हुआ, तो प्रोडक्ट क्या है, स्टेबल, प्रोडक्ट स्टेबल। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट स्टेबल किससे ज्यादा, रिएक्टेंट से। और दूसरा के इक्विलिब्रियम अगर होगा 1 से कम तो प्रोडक्ट कम फॉर्म हुआ, रिएक्टेंट ज्यादा, तो रिएक्टेंट स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। आया समझ? ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। देखो जब k की वैल्यू 10 की पावर -3 और 10 की पावर 3 के बिटवीन होती है तो उसमें होता है एट इक्विलिब्रियम। k की वैल्यू 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर 3 तक होता है एट इक्विलिब्रियम। अगर हम इस साइड जाएंगे तो रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन इज फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर इस साइड जाएंगे तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड। ठीक है, पता चला? अब लेते हैं इसके 1-2 एग्जांपल। दो एग्जांपल लेते हैं। H2 गैस प्लस Br2 गैस, 2HBr गैस, 2HBr गैस, और इसका केसी हमको गिवन है 4.8 10 की पावर 20। देखो 10 की पावर 3 से ज्यादा होते ही प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होने लग जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन ये तो पूरी 10 की पावर 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है हमारा H2O लिक्विड गिव्स H2 गैस, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। तो इसका कैसे दे रखा हमको, कैसे कितना इसका 3.2 इंटू 10 की पावर -48। देखो मैंने कहा था कि जो 10 की पावर -3 है उससे पीछे होगा तो वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, लेकिन ये 10 की पावर से तो बहुत पीछे, 10 की पावर -48, तो ये तो होएगी नहीं, हार्डली प्रोसीड, रिएक्शन हार्डली प्रोसीड। देखो ये पता चल गया रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, वो पता चला रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अगर मान लो केसी की वैल्यू इसी रिएक्शन को ले, और केसी की वैल्यू दे दी मैंने आपको 57 या फिर 100, मतलब 10 की पावर -3 और 1000 के बीच में आपको कोई भी वैल्यू मिल गई तो वो होगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अब लास्ट एप्लीकेशन आती है इसकी। लास्ट एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन लेते हैं AA प्लस
बी बी gives सी सी प्लस डी डी। अब देखते क्यू सी फाइंड करके, ठीक है। सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके भी 3 केस है। अगर क्यू सी लेस देन है के सी से तो जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन इज फॉरवर्ड। दूसरा, जो QC है वो ग्रेटर दोनों होगा KC से, तो रिएक्शन इज बैकवर्ड, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड में। तीसरा है QC अगर इक्वल होगा KC के तो क्या होगा, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। आया समझ? ओके, अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो थोड़ी इस साइड पर, हाँ, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल आता है सबसे पहले इसमें। अब देखना इसमें ये रिएक्टेंट दे रहा है प्रोडक्ट। देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर जो एक रिएक्शन है इक्विलिब्रियम में और इसका कोई भी कंपोनेंट अगर उसमें चेंज होता है तो रिएक्शन अपने आप को उस तरफ करेगी डायरेक्ट जहां पे जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपका चेंज हुआ उसका जो आपका इफेक्ट है ना वो नलीफाई हो जाए, ठीक है। ये था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो फर्स्ट आता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन हो इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन, देखो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे होगा, ये R है और गिव्स P। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, तो भाई क्या होगा, जो रिएक्शन जाएगी वो जाएगी फॉरवर्ड, ठीक है। क्योंकि देखो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन वो इंक्रीज हुई, प्रोडक्ट की तरफ बनने लग जाएंगे, प्रोडक्ट भी फिर इंक्रीज होगा और दोनों आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे। मतलब इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई इंक्रीज, अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन जाएगा और इक्विलिब्रियम अटेन कर देगा। रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हो गया कंसंट्रेशन। दूसरा आता है आपका प्रेशर। मान लीजिए एक रिएक्टेंट है गैसियस और वो देता है आपको प्रोडक्ट गैसियस। देखो जहां प्रेशर अब बढ़ जाएगा, जैसे रिएक्टेंट पे प्रेशर बढ़ गया तो जो गैसियस जो रिएक्टेंट है वो उस जो रिएक्शन है वो उस साइड मूव करेगी जहां पर जो कि है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम होंगे, ठीक है। इफ देखो इफ रिएक्टेंट जो गैसियस मोल्स थे ना, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, रिएक्शन विल शिफ्ट, एक मिनट इसको जनरलाइज कर दूं, इफ एंड और increase, then reaction will
proceed in that direction where number of moles of gaseous atoms is less। ठीक है, उतारो इसको 2 मिनट। हो गया, ठीक। तीसरा, देखो टेम्परेचर जो है दो तरह की जो होती है रिएक्शंस, एक तो एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो इसमें फर्स्ट लेते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, देखो जब हम देंगे उसको एनर्जी, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जब आगे चलते हैं तब उसको एनर्जी मिले। अगर इसमें हम टेम्परेचर को करेंगे इंक्रीज तो ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर को अगर हम कर देंगे डिक्रीज, इसमें एंडोथर्मिक अगर कर दिया टेम्परेचर डिक्रीज तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर किया हमने इंक्रीज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी होती है जो एनर्जी रिलीज करती है। अगर टेम्परेचर कर दिया इंक्रीज, ये पहले से ही रिलीज कर रही है एनर्जी, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर कर दिया टेम्परेचर डिक्रीज तो ये जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बच गया इसका लास्ट फैक्टर, वो है एडिशन ऑफ अ इनर्ट गैस। तो फोर्थ है या ये फोर्थ है एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। देखो सबसे इसके दो केस होते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम कि भाई कोई इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे जोड़ी गई है, या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर। पहला देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखते हैं, देखो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो ऐसे ही कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, अब देखते हैं हम पार्शियल प्रेशर। ये क्या होता है आपका पार्शियल प्रेशर? जो प्रेशर है, जो प्योर प्रेशर है, प्योर प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स टोटल। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है और ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब देखो हमने ऐड की एक इनर्ट गैस, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हुए और गैस इंक्रीज हुए, तो टोटल प्रेशर भी, गैस आई है ऐड हुई है तो टोटल प्रेशर भी इंक्रीज। ये दोनों कोरस्पोंडिंग इंक्रीज में चल रहे हैं। ठीक है, और दोनों जब इंक्रीज होते हैं तो लगभग कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जब देखो हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन एट
एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ठीक है। और दूसरा केस आता हमारे पर एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो फिर से देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT। अब देखो जो प्रेशर है वो है कांस्टेंट और ROT भी कांस्टेंट, तो जो वॉल्यूम है वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो पार्शियल प्रेशर लेते हैं इस केस में भी, पार्शियल प्रेशर क्या आएगा, P इज इक्वल टू P टोटल N/N टोटल। देखो आप प्रेशर कांस्टेंट और जो नंबर ऑफ टोटल मोल्स हो, आप देखो गैस होगी ऐड, टोटल प्रेशर तो कांस्टेंट और नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे वो होंगे इंक्रीज, और पार्शियल प्रेशर होगा डिक्रीज। देखो प्रेशर हो गया डिक्रीज। अब प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो रिएक्शन है, रिएक्शन विल प्रोसीड इन ए डायरेक्शन where number of moles of gases are more, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक जब मैंने पहले करवाया था फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें एक टेम्परेचर वाला रह गया, तो अभी देख लो, ठीक है। उसमें देखो टेम्परेचर है log K2 by K1 303 R 1 by T1 minus 1 by T2। टेम्परेचर के साथ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं वो कुछ ऐसे वेरी करते हैं, और इक्वेशन को बोलते हैं वॉन होफ इक्वेशन। अब देखना इसमें भी दो तरीके से जाते हैं, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव। अब देखो डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो log K2 by K1 भी पॉजिटिव होगा, log K2 by K1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो log ग्रेटर देन 0 होगा, log K2 by K1 0 होगा तो K2 by K1 ग्रेटर देन 1 होगा। इससे हमें क्या पता चला, K1 को लेके वहां जो K2 है वो ग्रेटर देन K1, ठीक है। अब आते हैं दूसरे केस की तरफ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, जो डेल्टा H होता है वो होता है नेगेटिव, ठीक है। जिससे क्या होगा, log K2 by K1 भी नेगेटिव, जिसको हम लिख सकते हैं लेस देन 0। अब जब ये लेस देन 0 है तो K1 वो K2 by K1 होंगे लेस देन 1, तो K1 को हम वहां भेज देंगे। इसमें क्या आ गया, जो K2 है हमारा वो होगा K1 से कम, ठीक है। समझ में आया? थैंक यू। आज का लेक्चर आपका होता है कंप्लीट। जय हिंद, जय भारत।